आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात में पीएम मोदी बोले 100 दुखों की एक दवा, वो है आत्मनिर्भर भारत। ट्रंप ने खेला H1B वीजा पर 88 लाख का दाव, इंफोसिस विप्रो के शेयर धड़ाम, सोमवार को गिरेगा बाजार। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय का बड़ा हमला, एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे धीरे बीजेपी में विलीन। डीपीएस समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर। कभी कश्मीर फाइल्स तो कभी उदयपुर फाइल्स, सीएम योगी पर बनी फिल्म पर बोले सपा नेता ST हसन। मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल, सम्राट चौधरी के नकली नाम को लेकर भी क्या बोल गए प्रशांत किशोर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। यहाँ वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और भावनगर से 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई विकास परियोजना की सौगात दी। पीएम मोदी भावनगर एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए जवाहर ग्राउंड पहुंचे। यहाँ वे एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम तो भावनगर में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का है। पूरे भारत में समृद्ध से समृद्धि से जाने की ओर हमारी दिशा क्या है, उसके लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र भावनगर को चुना गया है। उन्होंने गुजरात और भावनगर के लोगों को बधाई दी। 47 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेस से मुक्ति मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ H1B वीजा धारकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद इंफोसिस लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड के अमेरिकी सूचीबद्ध शेयरों या अमेरिकी डिपॉजिटरीज में रातों रात 4% तक गिरावट आई। ट्रंप का 88 लाख वाला एनुअल फीस का दाव भारतीय शेयर बाजार पर भी असर कर सकता है। शुक्रवार को इंफोसिस ADR में 4% की गिरावट आई, जबकि विप्रो ADR में 2% की गिरावट आई है। भाई ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। वो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। वडोदरा और गोधरा में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर तनावपूर्ण हालात बने। वडोदरा के जूनी घड़ी इलाके में 2 गुटों के बीच पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं गोधरा के B डिवीजन पुलिस स्टेशन पर एक ही समुदाय के लोगों ने हंगामा किया। दोनों ही घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और वीडियो को लेकर बढ़ती नफरत का हाथ बताया जा रहा है। स्थिति संपूर्ण शांतिपूर्वक है, पूरी नियंत्रण में है। आज की बात करें, कल रात को क्या घटना घटी थी? कल रात को एक सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल
पोस्ट आई थी, जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजूआत करने, और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की और पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, और जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। 50 से ज्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है, और पुलिस पूरी परिस्थिति पे निगरानी रख रही है, और इसका जो कल का बनाव है उसके बारे में FIR दर्ज करके आगे की लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। सर, इस घटना के बाद जो रजामंदी पब्लिक के साथ ही है, पुलिस क्या कहना चाहेंगे? वडोदरा शहर पुलिस हमेशा जनता के साथ है, जनता की सलामती के लिए है। हमारी वडोदरा शहर पुलिस की जनता से यही अपील है कि कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग, कोई भी अफवाह पे ध्यान न दे। हमने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लिया है, और जो भी इसके कल्प्रिट्स है उनको हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न है, और आने वाले दिनों में भी वडोदरा शहर पुलिस का पूरा बंदोबस्त और पेट्रोलिंग रहेगा, ताकि सब लोग अच्छे से आने वाले त्यौहार मना सकें। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गद्दार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, राजेश मोरे कौन है हमें पता नहीं है। संजय राउत ने प्रताप सनराइक और एकनाथ शिंदे की उपलब्धियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की कोशिश है। कौन विधायक, कौन राजेश मोरे, मुझे नाम भी उनका मालूम नहीं। ऐसे ऐसे लोग महाराष्ट्र में चुनकर आए हैं जिनका अभी तक आता पता लोग ढूंढ रहे हैं। ये विधायक है, ये विधायक वोट चोरी से बन गए महाराष्ट्र में भी। एकनाथ शिंदे के 90% जो विधायक है, या अजित पवार के विधायक है या बीजेपी के, वो वोट चोरी और घपला कर, तो उनके जनता को नाम भी मालूम नहीं, मुझे नाम मालूम नहीं। आकर धमकियां देते हैं, देने दो भाई। बीजेपी की ये एक अब कल्चर बन गया है। कोई जयेंद्रराव पाटिल के पिताजी के बारे में बोलता है, कोई हमको गाली देता है। अगर मैंने जो सवाल पूछा है उसके आप जवाब दीजिए, मैं ये मानूंगा। टीका करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना लोकतंत्र में होता है। घुसकर मारने की बात करोगे तो वापस नहीं जाओगे। वही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गायक जुबीन गर्ग के निधन पर लगातार सिंगापुर के अधिकारियों से संपर्क में हैं। अब मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उनके शव को भारतीय अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। जो जुबीन हमारा बीच में नहीं है ये तो सबका जानकारी है। आज कुछ देर के बाद शाम को जुबीन को यहाँ ले आने का जो व्यवस्था किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो व्यवस्था हाथ में लिया है, तो शाम को आएगा। शाम को लेने के बाद ही यहाँ क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, परिवार का साथ बातचीत करके ये कहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल आपका सामने जो रखा हुआ है, इसी सब का साथ में जुबीन को हमारा बीच में नहीं है, तो मेरा मन में बहुत दुख है। क्योंकि इंडिविजुअली भी जुबीन के साथ हमारा रिश्ता बहुत करीब था। आगे का दिन जो सिस्टम होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो ने बोला, तो उसी हिसाब से हमारा आगे का कार्यक्रम जो रहेगा करना है। होटल को 16 स्टेडियम में रखने की बात कर रहे हैं दर्शन के लिए। ये दर्शन के लिए तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए जोरहाट से भी बहुत लोग आ रहा है, तेजपुर से भी बहुत लोग यहाँ आगमन हो रहा है। तो इसका रखने के बाद ही हम कितना दिन यहाँ रखेगा, क्या क्या करेगा, आने के बाद ही जनता का जो विचार रहेगा, जनता का जो सेवा रहेगा, जनता जो मांग रहा है, जनता का जो हिसाब रहेगा, उसी हिसाब से जुबीन को जनता का सामने रखने का जो मकसद है। ये दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आज सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका, सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार और नजफगढ़ के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को धमकी भरा एक मेल आया था। स्कूल मैनेजमेंट ने जैसे ही मेल देखा, तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल कैंपस को खाली कराया गया। सुबह 7 बजे से ही बच्चे और स्टाफ स्कूल में पहुंच चुके थे। ऐसे में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को कॉमन एरिया में इकट्ठा कर लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला संज्ञान में आते ही बम स्क्वाड, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग स्कूल कैंपस में पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है।
सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी भरे मेल आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कई महीनों से कुछ दिनों के अंतराल पर ऐसी खबरें आ जाती हैं कि स्कूलों को मेल या फोन के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं। हर बार बच्चों को स्कूल कैंपस से बाहर निकाला जाता है, स्कूल बंद करवाए जाते हैं और उनकी पढ़ाई को नुकसान होता है। हर बार पुलिस की टीमें परिसर की जांच करती हैं। अभी तक गनीमत रही कि ये सभी धमकियां फर्जी निकली। साइबर सेल लगातार ईमेल ट्रैक कर धमकी भेजने वालों का पता लगाने की कोशिश करती है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने बड़े अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाया है। बता दें कि अब तक इस ऑपरेशन के तहत कई बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामदगी की है। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर के विरुद्ध एक मुहिम चलाई है। इसी मुहिम के तहत दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आघात प्रारंभ किया है। पिछले 24 घंटे में सघन कार्रवाई करते हुए हमने 63 आदमियों को अरेस्ट किया है। इसमें आर्म्स एक्ट में हमने 15 पिस्टल्स और 24 लाइव राउंड, 16 बटनदार नाइफ्स, डैगर नाइफ्स रिकवर किए हैं। एक्साइज एक्ट में कार्रवाई करते हुए 9 मुकदमे करके 6338 क्वार्टर हमने रिकवर किए, लगभग 6500 क्वार्टर। एनडीपीएस में कार्रवाई करते हुए हमने लगभग 6 किलोग्राम गांजा, 51 ग्राम हीरोइन और 54 ग्राम एमडीएमए रिकवर किया। ये तमाम रिकवरी पूरे 15 जो हमारे थाना क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग जगह हुई है। हर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, कहीं एनडीपीएस के हैं, कहीं एक्साइज के हैं, कहीं गैम्बलिंग के हैं। गैम्बलिंग में भी हमने लगभग 78,000 रुपए रिकवर किए हैं पिछली पूरी रात। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अजय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद अफसोसजनक बताया है और कहा कि अब सियासत भी फिल्मों में घुस गई है। पहले फिल्में इंसानियत, भाईचारा और दोस्ती का संदेश देती थी, लेकिन अब राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सपा नेता एसटी हसन ने कहा है कि आजकल की फिल्में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देती हैं, जो समाज में विभाजन पैदा कर सकती हैं। फिल्मों को नकारात्मक संदेश देना चाहिए, न कि सियासी स्वार्थ साधने का माध्यम बनाना चाहिए। पहले की फिल्मों में इंसानियत के पैगाम होते थे, जिसमें बड़े छोटे की इज्जत करना सिखाई जाती थी, गुरु के बारे में बताया जाता था, माँ बाप के बारे में बताया जाता था, वो उनके लिए नमूना पेश करते थे। एसटी हसन ने कहा है कि अब फिल्म से हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू की गई है। आज के दौर में राजनीतिक फिल्में बनने लगी हैं, कभी कश्मीर फाइल्स आ जाती, कभी उदयपुर फाइल्स आ जाती। उन्होंने कहा कि मेरा मानना तो ये है कि इन फिल्मों को इनसे दूर रहना चाहिए, ये फील्ड उनका नहीं है। बरेली के रहने वाले शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें मुसलमानों के लिए फिल्में देखना हराम बताया गया। इस पर सपा नेता ने कहा है कि मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ये सुना है कि इसमें ये बताया गया है कि ये फिल्म योगी जी के ऊपर बनाई गई है। किसी प्रकार की शरारती बातें नहीं है और इस्लाम के खिलाफ भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा अश्लील नहीं है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि सम्राट चौधरी ने 10वीं की परीक्षा पास किए बिना ही डीएलएड की डिग्री प्राप्त की। किशोर ने कहा कि यह राज्य की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए गंभीर चुनौती है। चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक
और चार चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में जब भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है, और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं, और सम्राट चौधरी भी कहते हैं वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कथित वोट चोरी पर कहा कि प्रमाण के साथ राहुल गांधी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उन सबूतों को निर्वाचन आयोग नहीं झुठला रहा है। निर्वाचन आयोग ने कोई जांच भी नहीं बैठाई है। बेहतर होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट पार्टी को दे और हमने जो आंकड़े दिए हैं उन पर जांच बैठाया जाए। वे कांग्रेस और विपक्ष के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और काटे जा रहे हैं। अगर एक संवैधानिक संस्था पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। भाई अब ये तो स्थापित हो चुका है कि प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कर्नाटक के संदर्भ में और डेटा के साथ दिया है, उन सबूतों को, उन डॉक्यूमेंट्स को निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा है, और ना ही निर्वाचन आयोग ने कोई जांच बिठाई है। बेहतर ये होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को पार्टीज को दे और जो हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं उस पर जांच बिठाए, अध्ययन करे, सही गलत क्या है, गलती किसकी है। वो बिना जांच करे सिर्फ कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद, कन्विंस जो हुए हैं उसके बाद, और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता। वोटर लिस्ट से नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, और वोटों की चोरी हो रही है। उसको रोकने में अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम है तो उनकी जो पारदर्शिता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, जो निष्पक्षता होनी चाहिए, वो शायद नहीं है। और इसकी ये मतलब है कि संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि ये दबाव में काम ना करें। और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है जब हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ये सरकार और दल के संदर्भ में काम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी एक बहुत नैतिक और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक वोट की गिनती हो, कोई वोट वंचित ना रह जाए। अब लाखों लोगों के वोट से आप नाम काट दें, मनमाने तरीके से आप जोड़ दें, एक मकान में 200-200 लोग, 250 लोग रह रहे हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखा दें और जो लोग नहीं है उनके नाम। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के लिए नए एप्लीकेशन पर $1 लाख फीस लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किया। यानी अब भारतीयों को वीज़ा के आवेदन के लिए 88 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इस कदम से भारतीय कामगारों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि वो लाभार्थियों में सबसे अधिक है। H-1B वीजे की कीमत में बढ़ोतरी घोषणा करते हुए अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा है कि अब कंपनियों को प्रत्येक वीजे के लिए सालाना $1 लाख का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा है कि H-1B वीजे के लिए सालाना $1 लाख का भुगतान करना होगा और सभी बड़ी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं। हमने उनसे बात की है। उन्होंने आगे कहा है कि इस पॉलिसी का मकसद अमेरिकी ग्रेजुएट को प्राथमिकता देना है। अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं तो हमारे लिए महान विश्वविद्यालयों से हाल ही में ग्रेजुएट हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करें, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करें, हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें। ट्रम्प ने कहा है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर बदलाव का समर्थन करेगा। वो नए वीजा शुल्क से बहुत खुश होंगे। अमेजन, एप्पल, गूगल और मेटा सहित कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों की तरफ से इस मामले पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा प्राप्तकर्ताओं में सबसे ज्यादा 71% भारत से हैं, जबकि चाइना से 11.7% हैं। साथ ही आपको बता दें कि H-1B वीजा आमतौर पर 3 से 6 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दो अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।